हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग इस सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल इक्विवेलेंट, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो श्रेणी एवं समांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पूरी स्टडी कर ली थी और इवन एक हम लोग बायोलॉजिकल फैक्ट भी जाने थे कि क्यों हमारे शरीर में जब हमारा शरीर बेटेड कंडीशन में होता है तो ज्यादा करंट लगता है ना। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग रेजिस्टेंस का लगभग स्टडी पूरा 10th लेवल की कर चुके हैं। अब उन्हीं रेजिस्टेंस को, वही जो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसी है ना, ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का ऐसा एलिमेंट होता है जो करंट के है ना, जो करंट के फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस दो तरीके से लगाया जा सकता है। सबसे पहला होता है कि हम रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में लगाएं। किस क्रम में लगाएं? श्रेणी क्रम में लगाएं, यानी कि इसको सीरीज में लगाएं। ओके, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि हम रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में लगाएं, या इसको यू बोले कि पैरेलल कंडीशन में लगाएं। तो यही दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है ना, यही दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनमें हम इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड आउट करते हैं। तो चलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं। ओके, आज हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं कि कौन सा फार्मूला बनता है जब हमारा सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट होता है, यानी कि श्रेणी क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना हुआ तो कौन सा फार्मूला निकल के आता है, और कौन सा फार्मूला निकल के आता है जब हम सर्किट में है ना रजिस्टर को पैरेलल कंडीशन में लगाते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम लोग करते हैं सीरीज इक्विवेलेंट है ना, या श्रेणी क्रम तुल्य प्रतिरोध निकालने की कोशिश करते हैं, इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक सर्किट अपन बनाते हैं। इसमें मान लो कि ये रजिस्टर नंबर 1 लगा है, ये रजिस्टर नंबर 2 लगा है और ये रजिस्टर नंबर 3 लगा है। ओके, और यहां से एक वोल्टेज लगा है, और ये वोल्टेज, ये पूरी सर्किट ऐसे ही कंप्लीट हो जाती है। ये वोल्टेज मान लो V है, ये रजिस्टर मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक, अच्छा, ये प्लस वाला टर्मिनल है, ये माइनस वाला टर्मिनल है। तुम्हें बताए थे है ना, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग सैंपल पढ़ रहे थे, जब हम लोग बैटरी वगैरह की सैंपल पढ़ रहे थे, तो तुम्हें बताए थे कि हमेशा क्या होता है कि निगेटिव से करंट है ना, पॉजिटिव से करंट चलना शुरू करता है और ऐसे चलता है और आके निगेटिव टर्मिनल पे मिल जाता है फिर से। तो यहां से ये मान के चलो कि ये आई करंट यहां से चल रहा है। ओके, अब देखो, यहां पे मान लो कि ये V1 वोल्टेज यहां पे ड्रॉप हो रहा है। ठीक, यहां पे मान लो V2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और यहां पे मान लो V3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर ऐसे मान रहे हो तो ये भी मान लो कि यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, यहाँ पे मान लो I2 करंट जा रहा है और यहाँ पे मान लो I3 करंट जा रहा है। अब इतनी चीजें करने के बाद अब अपन चलते हैं ओम्स लॉ पे। चलो, हमें ये बताओ कि ओम्स लॉ क्या था? V = IR, यही तो था ना ओम्स लॉ, V = IR था। तो ओम्स लॉ क्या था अपना? V = IR था। बस इसी को अपन अप्लाई करेंगे और हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ सीरीज है ना, इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन अपन निकाल लेंगे। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे जो V1 की वैल्यू होगी, वो कितना होगी? V बराबर, अगर V = IR होगा तो यहाँ पे क्या होगा? I1 R1 होगा। कितना होगा? I1 R1। ऐसे ही V2 की वैल्यू क्या होगी? V2 की वैल्यू होगी I2 R2, है ना? बोलते चलो। अच्छा, V3 की वैल्यू क्या होगी? अब हमें बता दो, V3 की वैल्यू कितना होगी? I3 R3 होगी। कोई दिक्कत यहां तक? इसको तुम 1 मान लो,
इसको तुम 2 मान लो, इसको तुम 3 मान लो। बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। सीधी सी बात है भाई, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I1 R1 के बराबर होगा। इसमें V2 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I2 R2 के बराबर होगा। और यहाँ पे V3 का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I3 और R3 के बराबर होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, जब कभी भी किसी भी सर्किट में जब एलिमेंट्स सीरीज में लगे होते हैं, तो उसमें जो करंट होता है वो करंट सभी में इक्वल फ्लो करता है। सभी में करंट क्या फ्लो करता है? इक्वल फ्लो करता है। यानी कि भैया इसका मतलब ये हो गया कि I1 इजिकल टू I2 इजिकल टू I3 होगा। भाई अगर इक्वल करंट सब में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? I1 I2 और I3 सब में इक्वल होगा, है ना? अगर ये होगा, अच्छा भैया ये बताइए कि यहाँ पे जो V1 है, जो V2 है, वो V3 है, ये तीनों वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होंगे? इसी V के बराबर ही तो होंगे ना भाई। तो यानी कि यहां से अपन क्या कर सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू इक्विवेलेंट किसके? V इक्विवेलेंट के, है ना? अब देखो V1 इजिकल टू कितना है? I1 R1 है। कितना है? I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 इजिकल टू कितना? इजिकल टू V इजिकल टू क्या होगा? IR होगा। यहां पे IR कर दो, I और R इक्विवेलेंट, अब यहां से देखो I1 I2 I3 की वैल्यू बराबर है ना, तो इन सबको क्या करो? इन सबको I कर लो। इन सबको I करके कॉमन कर लो तो अंदर में क्या हो जाएगा? I1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 इजिकल टू क्या हो जाएगा? IR इक्विवेलेंट। अब ये I यहां से कैंसिल कर दो, तो फाइनल रिजल्ट अपन का क्या निकल के आया? फाइनल रिजल्ट भाई यही तो निकल के आया ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या निकल के आया? R1 प्लस R2 प्लस R3। सीधा सा फंडा था कि सबसे पहले अपन ने सर्किट बनाने के बाद यहाँ पे एक करंट I इक्विवेलेंट यहां से फ्लो कर रहा था, जो कि I1 I2 I3 हम लोग मान लिए। लेकिन होता क्या है, जब कभी भी सीरीज में एलिमेंट्स लगे होते हैं तो उन सब में क्या होता है? उन सब में करंट की वैल्यू सेम होती है। वही I1 I2 I3 की वैल्यू क्या हुई? सेम हो गई। बस काम खत्म। जब यहाँ पे सेम हो गई तो वही I1 I2 I3 सब में I पुट कर दिए। एक स्टेप और बढ़ा सकते हो कि इन सब का क्या करो? I1 की जगह I1 को हटा के I कर लो, I2 को हटा के भी I कर लो और I3 को भी हटा के I कर लो, ऐसे। लेकिन ये स्टेप इसके बाद करना, इसके जस्ट बाद करना। अब उसके बाद I कॉमन ले लो, यहां पे ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि I1 इजिकल टू I2 इजिकल टू I3 था, है ना? बस इतना काम करना है। अब देखो, अभी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लो। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर ढेर सारे रजिस्टर्स हैं, अगर वो सारे कहां लगे हैं? अगर वो सारे सीरीज में लगे हैं तो हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे? उनको जोड़ देंगे। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करो और उससे जान लो। जैसे मान लो कि ये है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे मान लो ये 2 ओम है, ठीक, और यहाँ पे मान लो कि ये 5 ओम है। इतने के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहां से मान लो कि 10 वोल्ट की, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसका प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि R इक्विवेलेंट बताओ, तो भैया ने बताया था कि R इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R, जितना भी R लगा उन सारे R को क्या करते हैं? सम कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना? 5 2 7 3 10 ओम
ओम, ओम क्या है? ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इसलिए इसकी 10 ओम आ गई। अगर यही से कोई पूछता अच्छा ये बताओ कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू क्या होगी, तो भाई ओम साहब ने हमें बताया था, ओम साहब ने हमें बताया था, क्या बताया था? ओम साहब ने हमें क्या बताया था? V इक्वल टू आई आर बताया था ना भाई। अगर V इक्वल टू आई आर बताया था और R की वैल्यू अपन की 10 है और I की वैल्यू हमें निकालना है और B की वैल्यू 10 दी गई है, तो भाई I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V अपान R नहीं हो जाएगी, तो V की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 10 है, तो 1 एम्पियर नहीं हो जाएगा? बस कोई दिक्कत? अब देखो जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ी चीज है किसके केस में? सीरीज इक्विवेलेंट यानी कि श्रेणी क्रम के केस में, वो हम तुमसे पूछने वाले हैं। अच्छा बच्चा ये बताओ तुम हमें कि यहाँ पे 3 ओम था, यहाँ पे 2 ओम था, यहाँ पे 5 ओम था, यहाँ पे 3 ओम था, यहाँ पे 2 ओम था, यहाँ पे 5 ओम था। जब तुम आर इक्विवेलेंट निकाले तो कितना आया? आर इक्विवेलेंट कितना आया? 10 ओम आया। इसका मतलब एक नोट पॉइंट, एक स्टार पॉइंट बना के लिख लो, एक स्टार पॉइंट बना के लिख लो कि in the case of series combination, the equivalent resistance will be more than the highest resistance. ओके, जो इस केस में सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा निकल के आएगा, उससे ज्यादा है ना निकल के हमेशा आएगा। किसकी केस में? सीरीज कॉम्बिनेशन की केस में। ऐसे ही अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग एक काम करते हैं कि अब हम लोग जैसे सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, वैसे अब हम लोग क्या करते हैं? समांतर का निकालते हैं। वैसे अब हम लोग पैरेलल का निकालते हैं। चलो अब पैरेलल का देखते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग समांतर क्रम यानी कि पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। हम लोग ये चीज देख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले अपन एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। इस सर्किट को ड्रॉ करने के लिए 3 रेजिस्टेंस लेते हैं अपन, 3 रेजिस्टेंस लेते हैं और उनको पैरेलल, और उनको क्या करते हैं? और उनको अपन पैरेलल में लगा देते हैं, है ना? पैरेलल में लगा देते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं ऐसे, ठीक। ये अपना R1 हो गया, ये अपना R2 हो गया और ये अपना R3 हो गया। यहां पे अब इसको एक बैटरी से अपन जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? बैटरी से अपन जोड़ देते हैं, जिसका ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। इसमें से I करंट फ्लो कर देते हैं, जो कि I यहां जाने के बाद I1, I2 और I3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मान के चलो कि यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 होगा और यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2 होगा और यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V3 होगा। ओके, और ये सारे करंट इधर आके यहाँ पे जो I था, ये जो I था, यही I1, I2, I3 में कन्वर्ट हो गया। फिर यहां से I1, I2, I3 निकल के इधर फिर से I बन जाएगा और आके निगेटिव टर्मिनल से मिल जाएगा। तो ये अपनी सर्किट है, ये अपनी सर्किट है किसकी? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब ये देखो कि अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला कैसे निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक। तो देखो एक छोटा सा फैक्ट जान लो, इन द केस ऑफ पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट, या कभी भी जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं ना, तो उस केस में जैसे सीरीज में सारे एलिमेंट में करंट सेम होता था, वैसे ही पैरेलल में सभी में वोल्टेज इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होगा। यानी कि V1, V2, V3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? यहाँ पे जो अपन V लिए हैं उसके बराबर होगी। ये फैक्ट याद रखना, बस तुम्हारा ये बहुत ही आराम से निकल जाएगा। अब चलो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? अपन निकालते हैं I1। अब सीधे से I1 याद करो, क्या याद करो? ओम का नियम। ओम साहब ने क्या कहा था? V बराबर IR कहा था। अगर ओम साहब ने V बराबर IR कहा था तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपान R नहीं हो जाएगा, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 अपान R1। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ I2 बराबर, अरे भैया इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हो आप यार। V2 अपान R2 होगा और क्या होगा?
I3 बराबर क्या होगा, फिर वही बात V3 अपॉन R3 होगा। इसको आप मान लो 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। ये 3 मान लिए। अब देखो अब I क्या है, I इजिकल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना भाई। अरे यार यही तो I है जो I1 I2 I3 में कन्वर्ट हो गया। तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा, I इजिकल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो चलो ठीक है, I इजिकल टू I1 की वैल्यू कितनी है, V1 अपान R1, I2 की वैल्यू कितनी है, V2 अपान R2, I3 की वैल्यू कितनी है, V3 अपान R3। क्या भैया इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आप हमसे पूछते हैं। चलो अच्छा ये बताओ, अभी तुमसे बताया हूं कि इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में V1 V2 V3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, V के बराबर होती है। यानी कि भैया V1 V2 V3 की जगह हम क्या कर सकते हैं, V1 V2 V3 की जगह अपन V कर सकते हैं, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 कर सकते हैं। और I इक्वल टू क्या होगा, I इक्विवेलेंट, इसको I इक्विवेलेंट मान के चलो, और ये V इक्विवेलेंट क्योंकि भाई ये सबके बराबर है ना, तो इसको V इक्विवेलेंट मान के चलो। तो I इक्विवेलेंट क्या होगा, V इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत नहीं होगी ना, या V1 V2 V3 या इक्विवेलेंट कहो चाहे V कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब V इक्विवेलेंट यहां भी V इक्विवेलेंट है, तो इसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं ना भाई, V इक्विवेलेंट कॉमन ले लो। यहां पे क्या आएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। आ गया कि नहीं आ गया। और यहां से V इक्विवेलेंट काट दो। जब काट दिए तो क्या आया, 1 अपान R इक्विवेलेंट इजिकल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। बस यही फार्मूला बन गया अपना। कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया इतना सिंपल सा था, तो इसमें दिक्कत आने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये आ गया अपना फार्मूला। यानी कि जहां पे सीरीज कनेक्शन होता है, वहां पे इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्टली अपन जोड़ लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं। बट इन द केस ऑफ पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 होता है। भैया कुछ कम मजा आ रहा है, एक एग्जांपल ले लीजिए भैया, तब मजा आएगा, नहीं तो इससे पहले मजा नहीं। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं, है ना, बिल्कुल ना। अब इसमें करना क्या भाई, सबसे पहले क्या करो, I1 I2 I3 में तोड़ लो, उसके बाद I1 की वैल्यू निकालो, I2 की वैल्यू निकालो, I3 की, इन सबको जोड़ दो, I इक्विवेलेंट कर दो। I इक्विवेलेंट में V1 अपान R1 V2 अपान R3 है ना, R2 प्लस V3 अपान R3। उसके बाद क्या था, V जो था V1 V2 V3 ये किसके बराबर था, V इक्विवेलेंट कहो या V ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। V इक्विवेलेंट कहो चाहे V ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये V के बराबर होगा। उसके बाद क्या होगा, ये V इक्विवेलेंट कहो या V कहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये VB कट जाएगा, ये भी कटा, तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। बस काम खत्म। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो फुल्ली अपना हो जाता है। चलो एक काम करते हैं, एक छोटी सी सर्किट लेते हैं और उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन निकाल के देखते हैं कि वास्तव में होगा क्या। चलो कम ऑन। चलो एक सर्किट लेते हैं। मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस है ये मान लो 3 ओम है, ठीक, ये 3 ओम है और ये आया है ऐसे। फिर ये मान लो ये 2 ओम है, और ये मान लो कि ये 1 ओम मान लो, इसको 1 ओम मान लो, ठीक। ये सर्किट है अपनी, ये यहां से आई हुई है, यहां पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां निगेटिव टर्मिनल है, ठीक। यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें यहां पे V, ये इसको 10 वोल्ट मान लो, इसको
10 वोल्ट मान लो, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस टर्मिनल है। अब देखो अब हमें इसमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट। तो अभी निकाल के आ रहे हैं हम लोग की पैरेलल कनेक्शन जब भी होता है तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है? आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, 1/R3 होता है। तो यानी कि ये आर इक्विवेलेंट है, ये 1/R इक्विवेलेंट होता है, ठीक। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा? यहां पे करो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1, ठीक। 3 2 और इसका 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा? 6 3 9 2 11/6 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट यही पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/11, 6/11। अच्छा ये बताओ 6/11 क्या 3 से बड़ा है? 3 से बड़ा है 6/11 की नहीं? अरे भाई 6/11 की वैल्यू तो पॉइंट, मतलब ये कह लो कि ये हाफ भी नहीं है, हाफ भी नहीं है 6/11। अरे भाई 6/11 को भी लिख सकते हैं ना अपन 0 कितना 5 के आसपास, लगभग 0.5 के आसपास, यानी कि हाफ, यानी कि 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है। यही चीज हम तुमको बताने वाले थे कि जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जब भी क्या होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो उस पूरे सर्किट में लगे हुए जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है ना भैया, उससे भी छोटा होता है, तो ये एक फैक्ट याद कर लो तुम लोग, ये एक फैक्ट याद कर लो कि जब कभी भी हमें ऐसे रेजिस्टेंस को बनाने की नीड होगी या ऐसे रेजिस्टेंस को लगाने की नीड होगी जहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू आए, तो हम लोग उसको किस फॉर्म में लगाएंगे? उसको हम लोग पैरेलल फॉर्म में लगाएंगे। अगर हम लोगों को एक ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की नीड हुई जिसमें हमें हाई रेजिस्टेंस की नीड होगी कि जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अपन यूज कर रहे हैं उन सबसे भी ज्यादा रेजिस्टेंस की नीड हो, देन एट दैट सिचुएशन वी विल कनेक्ट दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इन सीरीज फॉर्म, तब हम उसको श्रेणी क्रम में लगाएंगे। अब इन सारी चीजों को तो हम लोग जान गए कि कैसे निकलता है सीरीज रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और कैसे निकलता है ना, कैसे निकलता है पैरेलल का या समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बारी है हम लोगों को कुछ अच्छे और थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट की, बस हम तुम्हें थोड़ा सा बताएंगे, तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया देंगे, बस तुम्हें अपने दिमाग में उसको रखना है। एक बात याद रखो कि जब हम तुमको सिंबल के बारे में बता रहे थे तो एक सिंबल तुम्हें ये भी बताए थे, याद है कि नहीं याद है? एक सिंबल तुम्हें हम ये भी बताए थे, याद है कि नहीं भैया? याद नहीं आ रहा? अगर नहीं याद आ रहा है तो ऊपर आइकन बटन है, उस आइकन बटन पे क्लिक करो और पिछली वीडियो में जाके, सिंबल वाली वीडियो पे जाके देखो कि ये क्या था और ये क्या था। वैसे ये जो था ये कैपेसिटर था, ये क्या था? कैपेसिटर था। और ये क्या था? ये इंडक्टर था और ये कैपेसिटर था। एक बात याद कर लो, आज तुम 10th क्लास में हो, लेकिन कल को जैसे ही तुम 12th क्लास में जाओगे, 12th क्लास का एग्जाम देने जाओगे, तो उसमें जब तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो तुम्हें तीन एलिमेंट्स को पढ़ने की नीड होगी। पहला होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस, यही जो अभी अपन निकाल के बैठे, और दूसरा होगा तुम्हारा पता है क्या? इंडक्टर, और तीसरा होगा कैपेसिटर। ये तीनों एलिमेंट को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कहां पे? जब आप 12th क्लास में जाओगे। लेकिन थोड़ा सा आइडिया अगर अभी से रख ले तो क्या कोई बुराई है क्या? कोई बुराई है? अब देखो, जिस तरीके से आर काम करता है उसी तरीके का बिहेवियर इंडक्टर भी रखता है। यानी कि इंडक्टर की केस में अगर यल इक्विवेलेंट निकाले, इंडक्टर को यल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी L1 L2 L3 अगर सीरीज में लगे हैं तो वहां पे यल इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा। ठीक है। अगर यल बोले तो
अगर यल बोले तो इंडक्टर अगर पैरेलल में लगे हैं तो वहां पे 1 अपान यल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान यल 1 प्लस 1 अपान यल 2 प्लस 1 अपान यल 3 ऐसे ऐसे हो जाएगा। यानी कि भैया आप तो ये बता रहे हो कि आर और यल का बिहेवियर एक जैसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो कि यल और आर इंडक्टर और रजिस्टर, इंडक्टर और रजिस्टर इन दोनों का जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा होता है ना? किस केस में? इसके रेजिस्टेंस की केस में, इसमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की केस में। लेकिन सबसे बेकार एलिमेंट जो होता है, बेकार नहीं कहेंगे इसलिए बेकार कह रहे हैं क्योंकि इसका जो काम होता है ना वो बड़ा उल्टा पुल्टा होता है। उसका काम बड़ा उल्टा पुल्टा होता है कि जैसे मान लो है ना, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर को C1 C2 C3 से लगाते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये प्लस है माइनस। अब ये बताओ ये पैरेलल में लगा है कि सीरीज में लगा है? पैरेलल में लगा, सीरीज में लगा। भाई बगल बगल लगे हैं ना, तो ये क्या है? ये सीरीज में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कभी तुम ये मत सोचना कि बगल बगल में लगे हैं तो वो सीरीज में है, या ऊपर नीचे लगे हुए हैं तो वो पैरेलल में है। कभी ये इस गलती में मत रहना। तुम अभी 10th क्लास में हो, तुम्हारा काम चल जाएगा, इवन 12th क्लास में भी तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन जब तुम हायर स्टडी करने के लिए बीटेक वगैरह की क्लासेस में बैठोगे ना, या MSc BSc की क्लासेस में बैठोगे, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा कि बगल बगल में लगा है तो वो सीरीज में होगा, ऊपर नीचे लगा है तो पैरेलल में होगा। नो, नेवर। अच्छा भैया तब कैसे पहचानेंगे? हमेशा याद रखो कि अगर करंट की वैल्यू सेम है, देखो याद करो, अभी पीछे कॉन्सेप्ट पे जाओ। क्या था यहाँ पे जो I था, यहाँ पे जो I था, ये I1 था, ये I2 था, ये I3 था। लेकिन बाद में हम लोगों ने क्या किया था? सीरीज में I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 कर दिया था ना। तो यही बात एक बात याद रखना कि जहां कहीं भी कैसे भी कनेक्शन हो, अगर करंट की वैल्यू सेम है देन दैट एलिमेंट्स विल बी इन सीरीज कंडीशन। if the voltage will be same in each and every element, in that situation that particular elements will be connected in पैरेलल फॉर्म। याद रखना हमेशा कि जब कभी भी वोल्टेज की वैल्यू सेम हो, अगर वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी तो ये मान लेना कि वो पैरेलल में है। अगर करंट की वैल्यू सेम होगी तो ये मान के चलना कि वो किसमें है? वो सीरीज में लगे हुए। तो ये जो होता है ना भैया, ये कैपेसिटर होता है। ये क्या होता है? ये कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर कैप्टन अमेरिका है। इनका हर काम क्या होता है? इनका हर काम उल्टा होता है। इसमें जो इक्विवेलेंट निकल गया सीरीज में, इनका जो सीरीज वाला काम होता है ना, सीरीज में, इसमें सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 निकल के आता है। किस केस में? सीरीज की केस में। अगर वो सीरीज में लगे हैं तो 1/C आएगा। और अगर वो पैरेलल में है, अगर वो पैरेलल में है तो यहां पे ये C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। अरे भैया ये तो बड़ा उल्टा सीधा है ना, बड़ा उल्टा सीधा काम कर रहा है ना। तो हाँ, ये बात याद रखना कि जो इंडक्टेंस होता है, जो कैपेसिटेंस होता है और जो रेजिस्टेंस होता है, उस केस में रजिस्टर और इंडक्टर ये दोनों इक्विवेलेंट वाइज सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। यानी कि अगर सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3 आगे अंदर जाएगा। अगर वो पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे चला जाएगा। एट द सेम है ना, सेम क्या होगा? किसमें? इंडक्टर में भी होगा। इंडक्टर भी सेम होगा। अगर इंडक्टर सीरीज में लगा हुआ है तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे। अगर इंडक्टर पैरेलल में लगे हुए हैं तो L 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 ऐसे चला जाएगा। लेकिन ये केस उल्टा हो जाता है। किसके केस में? ये हो जाता है कैपेसिटर की केस में उल्टा हो जाता है। यहाँ पे कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे हो जाएगा। ठीक,
अगर अगर सी अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो उस कंडीशन में सी इक्विवेलेंट यानी कि कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ये हो जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना, सारा काम तुम्हारा निकल जाएगा। भैया ये कैपेसिटेंस और इंडक्टर के बारे में आप हमें क्यों पढ़ाने लगे, ये तो हमें पढ़ना ही नहीं था, ये तो हमारे 10th क्लास में है नहीं, आपने फालतू पढ़ा दिया, अब हमारे अवच पकड़ लेंगे। ऐसा मत करो, सुनो ध्यान से। हम तुम्हें डे 1 पे ही बताए थे कि हम लोग केवल फोकस्ड नहीं होने वाले, हैं किस पे ना, बोर्ड तो यहाँ पास ही कर लोगे। हम लोग कुछ जेई लेवल का करने वाले, कुछ जेई मेन और एडवांस लेवल का करने वाले हैं। अभी से थोड़ा थोड़ा लेते रहोगे ना पैक, अगर थोड़ा थोड़ा पैक लेते रहोगे तभी आगे चल के कुछ ब्लास्टिक कर पाओगे। अब देखो ये जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी हम तुम लोगों को क्या करेंगे, हम तुम लोगों को वो ओलंपियाड की बुक हमें ही रखें। देखो ये IIT फाउंडेशन एंड ओलंपियाड एक्सप्लोरर क्लास 10th, ये हम तुमको, ठीक है ना, इस बुक को हम रेफरेंस मान के तुमको पढ़ा रहे हैं, ये बात मान के चलो। तो अगर इस बुक को रेफरेंस मानोगे तभी तुम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, तभी हम तुम्हें बता रहे हैं कि आगे चल के हमें यही तक नहीं रहना है भाई। बोर्ड तो अपन निकाल ही लेंगे यार, नहीं पढ़ेंगे तब भी निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ओलंपियाड लेवल का करना चाहेंगे, अगर हम फिजिक्स में गजब लेवल का करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग लेना चाहते हैं, देन वी हैव टू डू सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन द 10th क्लास। ओके, तो हमें 10th क्लास में ही इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पे ग्रिप बनानी पड़ेगी। तो चलो ठीक है, अब ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कहीं घर से बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल घर पे रहना। घर पे रहो, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन व्यस्त किसमें रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। चलो तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना नहीं आता है यूट्यूब पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।